हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में आपको नागरिक शास्त्र में पास होने का ट्रिक बताएंगे, जुगाड़ बताएंगे, तरीका बताएंगे कि कैसे आप पास हो सकते हैं। 100 में आपका यहाँ पे पूर्णांक है, तो 100 में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप कैसे ला पाएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। कॉपी कैसे लिखना है, कैसे आंसर आपको सॉल्व करना है, नहीं आएगा उत्तर कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ऐसे हुबहू पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ये 10 नंबर का आपका रहेगा। अब इसमें कुछ बनाने लायक होता नहीं है, इसमें आपको टिक करना होगा। तो 10 में से आप जो है, अगर मान लीजिए आप तुक्का मारते हैं, तो सही तरीके से अगर जो है इसमें तुक्का मारते हैं, तो तुक्का मारने का कोई तरीका नहीं होता, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा उस टाइम पे आप लगा सकते हैं। तो 10 मान लीजिए, अगर 10 में से आप तुक्का भी लगाते हैं, तो मान लीजिए उसमें से 4-5 अगर आपके सही हो जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम आपका हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसको अपने हिसाब से तुक्का मार सकते हैं। अगर नहीं आएगा तब की बात कर रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप अच्छे से उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, नहीं आएगा तब भी कुछ ना कुछ आंसर, 4 में से एक ऑप्शन तो आपको अपनी कॉपी में लिखना ही लिखना है। यहाँ पे जो मेन बनाने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं और आ जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पे आंसर बनाकर लिखने वाला है। शुरुआत दोस्तों यहां से करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, फिर इसके बाद आपको लघु बताएंगे, फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे कैसे आप कितने पेज में आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। अब आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके बारे में क्या आप लिखेंगे। सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप नागरिक शास्त्र का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत नागरिक शास्त्र की बातें, कुछ आपके मन में इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए थॉट, कि आप नागरिक शास्त्र के बारे में पेपर लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है सोवियत संघ के विघटन। विघटन का मतलब होता है खंड खंड होना, अलग हो जाना, बट जाना, ये विघटन का मतलब हो गया। अब आगे लिखा है सोवियत संघ, यानी जो सोवियत संघ है यही इसका क्या हुआ है, विघटन हुआ है। और विघटन होने का कारण क्या है ये आपको समझना है। अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर आप इतना समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं, छोटे छोटे हैं अभी हैं, धीरे धीरे ये मान लीजिए बड़े हुए, इसके बाद इनकी शादी ब्याह हो जाएगी। जब शादी विवाह हो जाएगी, जब ये बड़े हो जाएंगे चारों भाई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि चारों भाई आपस में क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। ठीक है, जब बट जाएंगे तो बटने का कारण क्या है, इनका अलग होने का कारण क्या है भाई। पहला कारण, सबसे जो बड़ा मुद्दा आएगा वो शादी हो जाएगा। ठीक है, जो मैं दोस्तों आपको समझाना चाह रहा हूं, बस आप उसे समझ लीजिए, अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और पूरा बेहतरीन लिखकर आंसर आप जो है पूरा अंक आप पा सकते हैं, जो मैं तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि कैसे आंसर बना के लिखते हैं, तो आप वहां पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा। अगर शादी ना हुआ होता तो शायद बंटवारा भी ना हुआ होता, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे कारण हमें मिल गया इनका शादी होना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट में कि भाई शादी तो हो चुकी है, अलग होने का कारण यही होगा कि परिवार में अनबन चलती होगी, परिवार में सही तरीके से लोग अपने आप में स्थापित नहीं कर पाते होंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा लिख सकते हैं। तो ऐसे न जाने कितने पॉइंट आप निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही दोस्तों, अब यहाँ पे जो ये कारण है, यही आपको कारण यहाँ बताना है कि विघटन मतलब ये अलग क्यों होंगे, यानी सोवियत संघ जो है ये अलग क्यों हुआ, बटा क्यों, क्या कारण था। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ही जो मैं कहानी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ, उसी कहानी को उठा के यहाँ पे आप पेस्ट करिए। जैसे यहाँ पे आपसी मतभेद लिख सकते हैं, आपसी मतभेद। भाई परिवार में आपसी मतभेद हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो सब अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहली हेडिंग आपकी बन जाएगी आपसी मतभेद। यानी सोवियत संघ में क्या हुआ, आपसी मतभेद हो गया, लोगों में गलतफहमी फैली और फिर दोनों अपने आप में क्या हो गया, सोवियत संघ विघटन हो गया, यानी टूट गया, अलग अलग हो गया, खंड खंड हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके देखिए यहाँ पे आपसी मतभेद हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से आंसर निकल रहा है यहाँ पे। तो आप जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उस तरीका को समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो आपको इसी तरीका लगा के आप वहां पे आंसर को लिखेंगे। तो पहला हमें हेडिंग मिल गया कि यहाँ पे ये आपसी मतभेद के कारण ये विघटन हुआ है। दूसरा देखिए,
दूसरा क्या लिख सकते हैं, सोबेसंग का विघटन इसलिए हुआ होगा कि कहानी को याद करिए, जो मैंने भी परिवार वाला कहानी बताया था उस कहानी में, क्योंकि उसमें आपसे झगड़े होते होंगे बीच बीच में, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सहयोग की भावना नहीं थी, ऐसे भी लिख सकते हैं सहयोग की भावना। भाई कोई भाई है जो हमेशा सहयोग करने की कोशिश करता था, लेकिन और भाई हैं जो सहयोगी नहीं करते थे, तो सहयोग की भावना जो है ये ना होना, ये भी एक तरह से विघटन का कारण माना जाता है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसको आप ऐसे लिख कर बना कि अपने सेंटेंस में जब लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। बोर्ड खुद कहता है कि अपने कॉपी में अगर आप कुछ लिखे हैं उससे रिलेटेड बना बना के तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा। अगर ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको जब यहाँ पे लिखेंगे तो 1 से 1.5 नंबर या 2 नंबर तक भी आपको मिल सकता है, सही तरीके से आपके लिखने के ऊपर कैसा आप प्रेजेंट करते हैं। आपकी राइटिंग देखी जाएगी, आपके लिखने की शैली देखी जाएगी, सब कुछ देखा जाएगा, तब जाकर आपको नंबर मिलता है। तो आई होप कि आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का सवाल है, 2 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। 2 हेडिंग बना के आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। या सिर्फ हेडिंग ही बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य लिखिए। अब आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य इसमें क्या लिखें, तो भाई सिंपल सी बात ये है कि पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, समझना है कि यहाँ पे देखिए मुद्रा यहाँ पे लिखा है, सेंटेंस मुद्रा लिखा है। मुद्रा का मतलब यहाँ पे मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, रुपये की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सेंटेंस अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि एक देश, मान लीजिए कोई ए है, कोई एक देश बी है। अब जब ए से बी में कोई भी वस्तु का आदान प्रदान हो या फिर मुद्रा का आदान प्रदान हो तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, ठीक है। यानी जब एक देश से दूसरे देश की बात आ जाए तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है ये एक देश से कई देशों में मुद्रा का आदान प्रदान होने की बात कही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोष लिखा है, अगर कोष उसको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। बस आप यहाँ पे आप हेडिंग बना के लिखिए पहला पॉइंट। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे। आप सोचिए कि मुद्रा का काम क्या होता है, आप जरा सोच के देखिए। मुद्रा का काम होता है कि किसी वस्तु का लेन देन करने में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेन देन, ठीक है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा अगर आप आयात निर्यात लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे और अच्छा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आगे इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी देश को अगर मदद चाहिए, जिससे हम बैंक, जब पैसा होता है तो पैसा नहीं रहता है तो हम क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, बैंकों से उधार लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या है, लोगों को मदद करना, ऋण देना, कर्ज देना। तो ये भी तो पॉइंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों 2 पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। देखिए कितना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, और सही तरीके से जेन्युइन आंसर लिख रहे हैं, गलत नहीं है, सही तरीके से लिख रहे हैं कि कैसे आप आंसर अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सभी प्रश्नों को धीरे धीरे करके अपना सोच सोच के लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किन्हीं 2 देशी रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखेंगे। तो पूछा है देशी रियासतों का नाम लिखना है, 2 लिखना है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब आपको नाम नहीं याद आ रहा है तो क्या करना है कि यहाँ पे 2 देशी रियासतें यानी जो रजवाड़े शासन थे उनका नाम लिख देना है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो 2 स्टेट का नाम लिख देंगे, तब भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। 2 स्टेट का नाम लिख देंगे तब भी। आप सोचिए कि रजवाड़े शासन ज़्यादा, राजा का महल वहल कहाँ है, एक तो राजस्थान में है राजा का महल, ठीक है, एक राजस्थान में है राजा का महल, वहाँ पे रजवाड़े शासन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। दूसरा दक्षिण भारत में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इस प्रकार से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना लिख सकते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 स्टेट का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसको छोड़कर नहीं आना है, कुछ न कुछ लिख कर आना है, ठीक। ऐसे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को अपने हिसाब से सोचकर बनाकर कुछ न कुछ लिख देंगे तो कुछ न कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, भाई साहब कुछ भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। बनाकर लिख कर आइए, कुछ न कुछ लिख कर आइए, बस कॉपी लिख कर आइए, बस इतना ध्यान रखिएगा, छोड़कर नहीं आना है। आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। 100 नंबर का पेपर है, आप बना बना के लिखिए, 50-60 तक आप पहुँचा देंगे अगर आप सही तरीके से कॉपी लिखते हैं। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो मान के चलिए कि 70-75 के करीब आप अपना जो है नंबर लेकर जा सकते हैं। अगर आप बना के लिखते हैं तब भी जो है करीब करीब पहुंचा सकते हैं, राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको लघु लिखना है, तो एक बार लघु मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको लिखना है।
अब दोस्तों जैसे मान लीजिए लघुत्तरीय प्रथम आपका ये लिखना है, ये जो है आपको 5 अंक दिलाकर जाएगा, 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। और कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जब नहीं आएगा पेपर में, तो यहाँ पे करना क्या है कि कम से कम आपको आधे पेज में तो आंसर लिखना ही है, कम से कम बता रहा हूँ। और आप एक पेज में तो पूरा आंसर आप कंप्लीट करेंगे। सवाल ये है कि लिखे क्या एक पेज में, तो आइए जानते हैं क्या लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रथम में पहला यहाँ पे सवाल है कि जो है भारत की परमाणु नीति क्या है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, कभी इसके बारे में पढ़े नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से सोचिए इसके बारे में। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है भारत, यानी भारत के बारे में बात हो रही है, सिंपल सी बात, पहली पॉइंट। दूसरा देखिए परमाणु लिखा है, परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है, परमाणु बम की बात हो रही है। और नीति मतलब नियम होता है, यानी भारत के पास जो परमाणु बम है उससे संबंधित क्या नीति है, यानी क्या नियम बनाए गए हैं भारत की तरफ से। तो आप यहाँ पे प्रश्न बना के अपने सेंटेंस में इसे बयां करने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखेंगे इसमें कि भारत के पास परमाणु बम तो है, लेकिन उसे फर्स्ट यूज यानी पहली बार यूज नहीं करेगा। अगर कोई देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन हम किसी गरीब देश पे या फिर कोई छोटे देश पर या फिर कोई भी देश पे हम पहली बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत का ऐसा मानना है। तो परमाणु नीति के बारे में ऐसे लिखिए। या फिर आप दूसरा पॉइंट में ले सकते हैं कि भारत के पास परमाणु बम तो है, लेकिन भारत हमेशा देश में शांति की भावना चाहता है, हमेशा शांति बनी रहे। ऐसे सेंटेंस बना के आप लिखिए। तीसरे पॉइंट में क्या ले सकते हैं, तीसरे पॉइंट में ले सकते हैं भारत के पास परमाणु बम तो है, लेकिन हमेशा आपसे भाईचारे की और एकता की भावना रखता है। ऐसे सेंटेंस सोच के बना के अपने सेंटेंस को पूरा करिए, अच्छे से आप लिख करिए दोस्तों, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। बस ये है कि हम कोशिश नहीं करते हैं, और जब पहली बार कोशिश करते हैं तो दिमाग तो उतना काम करता नहीं है, क्योंकि हम पहली बार जब कोई काम करते हैं कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन उसे बार बार प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, तो देखिए कितना अच्छा आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप अच्छे से अंक हासिल कर सकते हैं। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पंचशील के प्रमुख सिद्धांत, नाम पहली बार सुन रहे हैं मान लीजिए आप, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है पंचशील, यहाँ पे लिखा है सिद्धांत, यानी सिद्धांत यानी कुछ ऐसा नियम कानून है, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें यहाँ पंचशील की बात हो रही है। तो पंचशील में 5 सिद्धांतों की बात कही गई है। नहीं आ रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको करना क्या है, आप पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र में इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि पंचशील में कहा गया है कि हमें नागरिकों की रक्षा करनी है। अपने सेंटेंस में ऐसे हमें क्या करना है, नागरिकों की रक्षा करना है, मदद करनी है, सहायता प्रदान करना है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे दूसरा, इसमें क्योंकि 5 सिद्धांत हैं तो दूसरे सिद्धांत में लिखेंगे कि जो समाज के लोग हैं, ठीक है, समाज के लोग हैं, उन समाज के वर्ग के लोगों को जो भी संसाधन है समान रूप से उनमें बांटा जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा कोई अमीर हो जाए, ज़्यादा कोई गरीब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। समाज में जो संसाधन बटेगा वो पूरा बराबर बटेगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, तीसरे सेंटेंस पे लिखेंगे कि जो है इसमें भविष्य में कोई भी आपसी झगड़ा, कोई भी लड़ाई झगड़े जो है इसमें नहीं होंगे, कोई भी लड़ाई झगड़े इसमें जो है नहीं होंगे। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथे पॉइंट में लिखेंगे हम एक दूसरे की मदद करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। कोई भी इसमें देश अगर शामिल होता है पंचशील में, या फिर जिस इसमें चीन और भारत हैं, तो चीन के भारत में अखंडता एकता की भावना को बात की गई है, आपसी सहयोग की बात की गई है, व्यापार अच्छे से हो ये बात की गई है। तो ये सब सिद्धांत दिए गए हैं। तो ऐसे सेंटेंस सोच के अपने शब्दों में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 5 नंबर का है, अगर एग्जामिनर 3 नंबर दे देता है तब भी कम नहीं है, क्योंकि आप सेंटेंस बना के लिख रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख पाएंगे, इनको ऐसे ही अपने सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। 2 ही 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिससे आपको दिक्कत हो सकती है बनाने में, नहीं तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जैसे आता है आपका यहाँ पे सेकंड वाला, ये 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा जैसे कि लोकतंत्र क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोक मतलब होता है जनता, लोक मतलब क्या होता है जनता, तंत्र नहीं, ऐसी प्रणाली है, ऐसी तंत्र, ऐसी सिस्टम है कि सरकार जिसमें जनता चुनती है। जो सरकार बनती है वो कौन बनाते हैं, जनता बनाती है। तो सरकार जनता बनाती है, सरकार जनता चुनती है। तो लोकतंत्र में लिखेंगे कि जब जनता अपने स्वेच्छा से अपने मतों से सरकार चुनती है तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। सिंपल अपने भाषा में से लिखिए। अब इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, लक्षण मतलब विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता क्या लिखेंगे
इसमें? पहली विशेषता ये है कि लोकतंत्र में जनता के पास क्या होती है? शक्ति होती है। जनता के पास इसमें लिखेंगे कि जनता के पास अपनी शक्ति होती है, क्योंकि वो शक्ति से अपना वोट देता है और वही पावर उसके पास है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि जनता क्या करती है? लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, सरकार चुनती है। दूसरा पॉइंट कि जनता जो है सरकार चुनती है। ऐसे सेंटेंस सोचिए, बनाइए, लिखिए, सोचिए, बनाइए, लिखिए। प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार तो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संघवाद को परिभाषित दीजिए, परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए और इसकी प्रमुख जो तत्व हैं उनका उल्लेख कीजिए। तत्व का मतलब ही होता है उसके क्या मुख्य बातें हैं, क्या मुख्य तथ्य हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो संघवाद के बारे में आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है संघवाद, यानी यहाँ पे संघ की बात हो रही है। तो संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है कि यहाँ पे केंद्र प्लस राज्य। ठीक है, केंद्र प्लस राज्य। जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं तो इसी को संघवाद कहते हैं। और इनके पास जो पावर होता है वो अपने, जैसे केंद्र के पास अपना पावर है, राज्य के पास अपना पावर है, तो दोनों अपने अपने पावर से काम करते हैं और जो है उनका एक अपना दायरा होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप बनाकर लिख सकते हैं। ऐसे ही संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं बताना है तो पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, क्या विशेषताएं हैं? संविधान भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये विशेषता इसकी है। ठीक है। दूसरा, संविधान जो है संविधान हमें जो हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारे कर्तव्य हैं, हमें वो अधिकार देता है, यानी जनता को अधिकार देता है, जनता अपने बोलने की जो है आज़ादी देता है, जनता को वोट देने का अधिकार देता है। तो ये सब क्या है? संविधान ही तो है। तो इसके बारे में ऐसे लिखिए। ठीक है। जब लिखना शुरू करेंगे दोस्तों कुछ ना कुछ आपके माइंड में ज़रूर आएगा। आगे यहाँ पे राजनीतिक दल के महत्व को बताइए। तो राजनीतिक दल होते हैं, इनका क्या महत्व है? जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बसपा पार्टी है, सपा पार्टी है, इस प्रकार से जो पार्टियां हैं उसी को राजनीतिक दल कहते हैं। अब इनका क्या महत्व है? बहुत महत्व है। अगर ये पार्टियां ना हो, ये दल ना हो तो सरकार कौन बनाएगा? सरकार नहीं बना पाएगा। इसका मतलब पार्टी का होना जरूरी है। दूसरा, जो राजनीतिक दल होते हैं ये विपक्ष का भी काम करते हैं, क्योंकि सारे लोग तो सरकार में तो आते नहीं हैं। जो लोग बच जाते हैं, जो लोग हार जाते हैं, वो विपक्ष रूप में काम करते हैं और विपक्ष में रूप में काम करके जो है सरकार को मनमानी से रोकते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में से दक्षिण एशियाई के देशों के आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने के दक्षिण संसार की भूमिका और सीमाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगर आपके लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अथवा करके दूसरा वाला दिया है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भौतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये सभी को तो पता होगा, अच्छे से आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो उसमें लिखेंगे कि जो हमारे चारों तरफ घिरे हुए आवरण होते हैं उसी को पर्यावरण कहा जाता है। और मानव निर्मित पर्यावरण के जो तत्व होते हैं, मानव द्वारा क्या क्या बनाया गया है, मानव द्वारा परिवहन बनाया गया है। तो आप परिवहन हेडिंग डालिए और उसके बारे में लिखिए कि परिवहन का क्या महत्व है, क्या योगदान देता है और फिर पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है। ऐसे सेंटेंस लिखिए। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा पकड़ने की बात है कि पर्यावरण के कैसे हम इसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भौतिक और मानव निर्मित दोनों पूछा है, यानी जो फिजिकल है, जो प्रकृति ने बनाया है उसका असर कैसे प्रकृति पे पड़ता है, और जो मानव उत्पादन कर रहा है, जो साइंस आगे बढ़ रही है, जो नई नई मशीनें आ रही हैं, इस प्रकार से वो सब उपयोग करके कैसे मानव पर्यावरण को दूषित कर रहा है या फिर पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। ऐसे सेंटेंस यहाँ पे फिर प्रमुख तत्व लिखना है। तो आप पहले सोचिए, बनाइए और लिखिए अच्छे तरीके से। ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन जैसे है कि विश्व राजनीति में संसाधन को लेकर राष्ट्रों के बीच तानातनी रहती है, इसके बारे में बताइए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो उसमें एक ही करना होगा आपको। जैसे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की ओर उन्मुख होने के संदर्भ में शाहबानो केस के अयोध्या विभाग पर प्रकाश डालिए। अब ऐसे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि होश ही उड़ जाता है, समझ में नहीं आता लिखे क्या लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए विश्व राजनीति दिया है, यानी जो राजनीति हो रही है वो विश्व के बारे में हो रही है। और वो जो संसाधन है, संसाधन लेकर राष्ट्रों के बीच में जो तनातनी है, जैसे मान लीजिए जो समुद्र है, समुद्र तो किसी का है नहीं, किसी के देश का तो है नहीं समुद्र, वो पूरी दुनिया को उसका अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। तो जो समुद्र है उस समुद्र में संसाधन है और उन संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए देशों के बीच में क्या बनी रहती है?
तानातनी मतलब तानातनी का मतलब होता है कि हमेशा तनाव बना रहता है, कभी भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, तानातनी बनी हुई है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को सोच के बना के आप लिखना शुरुआत करिए। कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखेंगे, और जब कुछ ना कुछ लिखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप दोस्तों कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।